हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सोहागपुर, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको पराकल्पना के प्रतिपादन में जो प्रमुख कठिनाई आती है उनके बारे में चर्चा करूँगा। एंड मेन डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। पराकल्पना की कुछ इम्पोर्टेंस होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, वो मैंने पीडीएफ के माध्यम से कल आपको इस ग्रुप में शेयर की थी। हाइपोथेसिस जब निर्मित की जाती है अनुसंधानकर्ता द्वारा, वो इतना आसान कार्य नहीं है जितना अपन सोचते हैं। इसमें कठिनाई आती है, और कौन कौन सी कठिनाई आती है इसके संबंध में गुड्डे और हार्ट ने लिखा भी था कि दो प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं वो हाइपोथेसिस के प्रतिपादन में आती है। एक सैद्धांतिक ढांचे से जुड़ी हुई होती है, और दूसरी जो रिसर्च की जो टेक्निक होती है उससे जुड़ी हुई होती है, अर्थात अध्ययन प्रणाली से जुड़ी हुई होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उसके निर्माण में कौन कौन सी कठिनाई है उनके बारे में चर्चा करें। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंतर्गत दो प्रकार की चीज़ें समस्याएं आ सकती है। नंबर एक, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट फ्रेमवर्क, अर्थात स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, तब वह उपयुक्त पराकल्पना का निर्माण नहीं कर पाता, और नए विज्ञानों के संदर्भ में ये बात ज़्यादा खरी उतरती है। तो सबसे पहले समस्या आती है स्पष्ट ढांचे की एब्सेंस की। दूसरी, ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव, लैक ऑफ लॉजिकल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ फ्रेम। यानी ये सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है, किंतु प्राकल्पना के निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता असमर्थ, असक्षम, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक से जुड़ी हुई समस्याएं दो प्रकार की बताई। अब दूसरी जो प्रकार की जो समस्या है हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में, वह है रिसर्च टेक्निक से जुड़ी हुई, रिलेटेड टू रिसर्च टेक्निक, अर्थात अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। वर्तमान समय में वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान की जो प्रणाली में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंध का जो अध्ययन है एवं अभिव्यक्ति जो है वह गणितीय सूत्रों से की जानी चाहिए। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है, और ये आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों का भी ध्यान में रखे, ताकि अध्ययन करते समय श्रम और धन की बचत की जा सके। इसके अलावा भी कुछ कठिनाइयाँ आती है, जिसमें पहली है घटना की परिवर्तनशीलता, चेंज ऑफ इवेंट्स। क्योंकि सामाजिक घटनाओं की विशेषता है कि वे परिवर्तनशील है। जो स्थिति आज है वह कल नहीं होगी। मानव के विचार हैं, विश्वास हैं, भावनाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, ये सब बदलती रहती हैं। उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव के संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं एवं उनसे जो पारस्परिक संबंध भी है वो भी बदलते रहते हैं। तो फिर उनके बारे में जो हाइपोथेसिस का जो निर्माण करना एक कठिन कार्य हो नहीं। तो घटना की परिवर्तनशीलता भी एक फॉर्मुलेशन में कठिनाई पैदा करती है। दूसरी,
अध्ययनकर्ता का पक्षपात। हाइपोथेसिस के निर्माण में एक कठिनाई जो होती है वो है खुद अध्ययन करने वाला व्यक्ति की जो पक्षपात की जो उपस्थिति होती है वो होती है, क्योंकि वह किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना से भावात्मक जुड़ाव है, लगाव है। तो उसके द्वारा जो प्राकल्पना निर्मित की जाएगी उसमें समस्याएं, दोष आना की संभावना या वह अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। तो अध्ययनकर्ता के पक्षपात के कारण भी प्राकल्पना के फॉर्मुलेशन में कठिनाई आती है। नंबर 3, सजातिवाद या समूह केंद्रितता। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति या प्रजाति के प्रति मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सहजातिवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति जो है अन्य समाजों, समूहों, संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, अपने समूह और अपनी संस्कृति को क्या करता है? श्रेष्ठ मानता है। और ऐसी स्थिति में परिकल्पना के निर्माण में व्यक्ति के स्वयं का जो पक्षपात आना स्वाभाविक है। इसके संबंध में पीवी यंग ने परिकल्पना के निर्माण में अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखने के लिए सुझाव दिया। तो उनका ये कहना था कि अध्ययनकर्ता को हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन किया जाए तो विशेष तौर से 3 बातें उसके ध्यान में होना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? उसमें पहली है अध्ययनकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, यानी उसकी नज़र, पैनी नज़र जो अध्ययन करने वाला हो उसकी होनी चाहिए, ताकि वो देख सके, वास्तविकता अच्छी तरह से निरीक्षण कर सके। तो उसकी दृष्टि होनी चाहिए तीक्ष्ण। दूसरी बात, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन। तो जो उसकी कल्पना करने की जो शक्ति है वो नियंत्रित होना चाहिए और उसका चिंतन करने का जो तरीका वो भी रचनात्मक होना चाहिए। तीसरी, सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। तो ये 3 बातों का विशेषतः अनुसंधान करते को हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में ध्यान रखने की बात। अंत में हम जो कोहेन था उन्होंने भी अपने शब्दों में कहा कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धि या जो है बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होना चाहिए। किसी भी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है और उसकी जांच के लिए क्या उचित है, क्या प्रासंगिक है। तो प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए जो उपयुक्त बातें बताई गई है वो सारी की सारी बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से प्राकल्पना के निर्माण में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो कठिनाई आती है वो मैंने आपको बताई। थैंक यू, धन्यवाद।